हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 6 to 8 जो साइंस की NCERT की बुक चलती है उससे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप लोग वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इसके पहले 6 वीडियो आ चुके हैं और ये 7वां वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में मैं 15 प्रश्न ले रही हूँ NCERT बेस्ड और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं, क्योंकि साथ में पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी आवश्यक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और साइंस के प्रैक्टिस की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिस की सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा EVS को मैं NCERT के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से पढ़ा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर आप EVS की वीडियो भी देख सकते हैं। और जल्द ही मैं EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, जंग लगने से लोहे की कील के भार पर क्या असर होता है? पहला विकल्प है वह बढ़ जाता है, दूसरा है वह घट जाता है, तीसरा है वह समान रहता है और चौथा है परिस्थितियों के आधार पर बढ़ या घट सकता है। तो लोहे की कील जब नमी में रखी रहती है तो उस पर जंग लग जाती है और इसे संक्षारण कहते हैं। तो जब इस पर जंग लग जाती है तो लोहे की कील का भार बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की कील की सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो कील का जो भार है वह बढ़ जाता है। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है? पहला विकल्प है सल्फर, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कार्बन और चौथा है नाइट्रोजन। तो जो धातुएं होती हैं वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और ये एक क्षार ही है X, क्योंकि इसमें लिखा है कि यह लाल लिटमस को नीला करता है। तो लाल लिटमस को नीला क्षार करते हैं। अब इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो इसमें B विकल्प सही है, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब जो लिटमस होता है वह क्या होता है? तो लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा जो मैं बताती चल रही हूँ, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें आपका B विकल्प सही है। अम्ल और क्षार के बारे में यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT वाली क्लास देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियो पर टाइटल डाल दिया है जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो अम्ल क्षार के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहला विकल्प है हाइड्रा, कॉकरोच, दूसरा है ईस्ट अमीबा, तीसरा है अमीबा, पैरामीशियम और चौथा है हाइड्रा ईस्ट। तो जिसमें द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है वह विकल्प बताना है। तो द्विविखंडन क्या होता है? इसमें मूल जीव दो नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित होता है और यह अलैंगिक प्रजनन की विधि है। तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन मैंने आपको पढ़ाए हैं और जिसने भी वीडियो देखी है उसे डिटेल में पता होगा। तो पूछा गया है कि जिनमें द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन होता है अमीबा और पैरामीशियम में। तो C विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये अलैंगिक प्रजनन की विधि है, ये भी याद रखिएगा। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? इसमें जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वो अकेले ही कर सकते हैं, यानी अकेले ही प्रजनन कर सकते हैं, इन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में एक अकेला व्यक्ति संतान पैदा करने में सक्षम होता है और जो संतानें पैदा होती हैं वे न केवल एक दूसरे के समान होती बल्कि अपने जनकों की सटीक प्रतियां होती हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम में अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला लिखा है सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और दूसरा है सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब इनमें जो सत्य है वह बताना है। तो इसमें लिखा है सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, जो गलत है, क्योंकि कुछ भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे पानी का जमना, और इसके अलावा भी और भौतिक परिवर्तन हैं, जैसे कि पानी का पिघलना और कागज का टुकड़ों में बांटना, यानी कागज के टुकड़े टुकड़े कर देना। अब इसमें जो पानी का जमना है ये तो प्रतिवर्ती है, क्योंकि जब बर्फ पिघल जाएगी तो फिर से पानी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कागज के टुकड़े करने के बाद हम उन्हें पुनः जोड़ नहीं सकते। तो कुछ तो भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, लेकिन कुछ भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते, और इसमें लिखा है कि सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में लिखा है सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। जब किसी में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय नहीं होते हैं। कुछ अनुत्क्रमणीय होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? जैसे दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनाना, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। इसमें सत्य पूछे गए हैं तो दोनों ही गलत हैं, ना ए सत्य है ना बी, तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला विकल्प है प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा है प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, तीसरा है प्रतिरोध दुगना हो जाएगा और चौथा है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रतिरोध जानना आवश्यक है। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध चालक का विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुणधर्म होता है और इसकी SI इकाई ओम होती है। अब इसमें कहा गया है कि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए। तो तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद को दुगना करने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है तत्व X विद्युत का कुचालक है, ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तत्व X है। तो तत्व X विद्युत का कुचालक है ये कह दिया गया है और ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न कर रहा है। विकल्प दिए गए हैं, पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सल्फर। और यह क्या कर रहा है? नीले लिटमस को लाल कर रहा है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह है सल्फर। सल्फर जो है विद्युत का कुचालक होता है और ये ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील होती है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी विकल्प इसमें आपका सही होगा और इसका जो विलयन होगा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो तत्व X सल्फर है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन हैं। पहला विकल्प है कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा, दूसरा है कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, तीसरा है जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा और चौथा है
जिंक सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु है। प्रोटीन सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है, और ये लंबी श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है कि भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए कौन से रसायन प्रयोग किए जाते हैं? रसायन तो इसमें प्रयोग किए जाते हैं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, यानी आपका जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रयोग आप एनसीईआरटी में पढ़ सकेंगे, वहां पर बताई गई है किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता? पहला है नींबू का रस, दूसरा है शर्करा का विलयन, तीसरा है कास्टिक सोडा का विलयन और चौथा है साधारण नमक का विलयन। तो अब इस प्रश्न में आपको कुचालक और सुचालक के बारे में जानना आवश्यक है। तो विद्युत के सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने से गुजरने देते हैं, और जो अपने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते वह विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? तो नींबू का रस विद्युत धारा का चालन करता है, कास्टिक सोडा का विलयन भी करता है, साधारण नमक का विलयन भी करता है, लेकिन शर्करा का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता, और नहीं करता है पूछा गया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों को स्तंभ बी में दिए गए श्वसन अंगों से मिलान कीजिए। यानी स्तंभ ए में जो जीव दिए गए हैं और स्तंभ बी में उनके श्वसन अंग दिए गए हैं, तो उनसे मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। मिलान वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो पहले लिखा है मेढक। तो मेढक में मनुष्य की तरीके से एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन ये अपनी आर्द्र और चिकनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। जब ये जमीन पर होते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। तो मेढक फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं मुख्य रूप से, तो इन्हें फेफड़ों से मिला देंगे। केंचुआ जो होता है ये गीली त्वचा से सांस लेता है, तो इसे मिला देंगे तीसरे से। उसके बाद लिखा है कॉकरोच यानी तिलचट्टा, तो ये लेता है श्वास नली से। और मछली क्लोम से, गिल्स इसके पास होते हैं। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो असत्य है वह बताना है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं। दूसरा है वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं। तीसरा है वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। और चौथा है एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। तो वनों के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वह बताना है। तो पहला तो सत्य है, क्योंकि वन जो है मृदा अपरदन को रोकते हैं, और वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं। जहां पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं वहां पर अच्छी वर्षा होती है। तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी में लिखा है वन जलवायु, जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन डी में लिखा है कि एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं, ये गलत है। क्योंकि जो वनों में सबसे ऊपरी परत होती है वह वृक्ष से बनती है, जो बीच की परत होती है वह झाड़ियों से बनती है, और जो सबसे निचली परत होती है वह जड़ी बूटियों से बनती है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, तो डी गलत है, और गलत ही पूछा गया है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं। अनुकूलन वाले लेसन में मैंने आपको पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से जानवर और पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूल करते हैं किसी विशेष परिस्थिति में रहने के लिए। पहला इसमें विकल्प दिया गया है, उनकी टांगें लंबी होती हैं। दूसरा है, वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं। तीसरा है, वे बहुत पसीना बहाते हैं। और चौथा है, उनकी लीद आर्द्र है। तो ऊंट आप सभी लोगों ने देखे होंगे। अब अनुकूलन क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो वह जैविक क्रियाविधि जिसके द्वारा जीव नए वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपने वर्तमान वातावरण में परिवर्तन करते हैं, अनुकूलन कहलाता है। और रेगिस्तान जो है शुष्क इलाका है, यहाँ गर्मी बहुत होती है, बारिश नहीं होती है। तो ऊंट जो है आप लोगों ने देखे होंगे, तो ऊंट रेगिस्तान में जीवित रह सकते हैं क्योंकि इनकी टांगें लंबी होती हैं ताकि जो रेत की गर्मी है इनके शरीर से दूर रहे। इनके जो खुर होते हैं एक बड़े तलवे से ढके होते हैं जो इसे गर्म चिकनी रेत के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। और ये जो इनका जो गोबर होता है वो सूखा होता है, तो सूखे गोबर के माध्यम से अपने शरीर से बहुत कम जल स्रावित करते हैं और कुबड़ बसा से भरे संचय पात्रों के रूप में कार्य करके ऊंटों को रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए मदद करते हैं। तो ये ऊंट की विशेषताएं हैं, इसीलिए यह रेगिस्तान में रह सकता है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसकी टांगें लंबी होती हैं ताकि रेत की गर्मी इसके शरीर से दूर रहे। और भी विशेषताएं मैंने आपको इसलिए बता दी हैं कि यदि प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत कथन है वह बताना है। पहला विकल्प है, ईस्ट एक कोशिकीय है। दूसरा है, ईस्ट तेजी से गुणित होकर नए ईस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तीसरा है, ईस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। और चौथा है, ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसमें पहला सही है, ईस्ट एक कोशिकीय है और ईस्ट तेजी से गुणित होकर नई ईस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ईस्ट लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है, ये भी सही है। लेकिन ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ये गलत है। ईस्ट अलैंगिक प्रजनन करते हैं लेकिन विखंडन द्वारा नहीं करते, मुकुलन द्वारा करते हैं। तो इसमें आपका डी गलत है और गलत ही पूछा गया है। ईस्ट में जो प्रजनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। जो इनकी विधि है प्रजनन की उसे मुकुलन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। और मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक टेस्टर यानी संपरीक्षित का प्रयोग किया गया और पाया गया कि टेस्टर का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा। पहला है, संपरीक्षित यानी टेस्टर का परपथ पूरा नहीं हुआ। और दूसरा है, संपरीक्षित में दुर्बल विद्युत धारा दुर्बल थी। तो आप लोगों ने टेस्टर देखा होगा। टेस्टर से हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पर करंट आ रहा होता है तो उसका बल्ब जलने लगता है। तो इसमें क्या है कि इसका प्रयोग किया गया लेकिन बल्ब नहीं जला, तो इसका परपथ पूरा नहीं है और जो टेस्टर में विद्युत धारा है वह दुर्बल थी। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी कि आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधों में पहला विकल्प है, समान प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास भिन्न होते हैं। दूसरा है, समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। तीसरा है, भिन्न प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरा विन्यास भिन्न होते हैं। और चौथा है, भिन्न प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास समान होते हैं। तो गेहूं और घास के पौधे में समान प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं और पत्तियों के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, रेशेदार जड़ें और मूसला जड़ें। ये मैंने आपको कई बार बताया है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। पहला है, जमीन पर लुढ़कती गेंद की गति रैखिक भी है और घूर्णनात्मक भी। दूसरा है, झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और दोली भी। तीसरा है, बिजली के पंखे के एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय भी है और आवर्ती भी। और चौथा है, एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलनीय है और रैखिक भी। तो इसमें जो असत्य है वह बताना है। तो इसमें ए बी सी तीनों ही सही हैं और हमें सही बताना नहीं है, जो गलत है वह बताना है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलनीय भी है और रैखिक भी। तो सिलाई मशीन की सुई की गति दोलनीय तो होती है लेकिन रैखिक नहीं होती। तो डी विकल्प इसमें गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अब चलते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पर। तो पेडागोजी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। पहला है, मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते। दूसरा है, सेलुलोज किससे बना होता है। तीसरा है, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें। और चौथा है, 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। मुक्तोत्तर यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान करना है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो मुक्तोत्तर प्रश्न है वह है, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। क्योंकि जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं ये व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि के संबंध में सही है। पहला लिखा है, प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। दूसरा है, माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। और चौथा है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनमें विज्ञान की बुक नहीं चलती है, क्योंकि जो विज्ञान है वह ईवीएस के साथ ही पढ़ाया जाता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से भी ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें बी सही है और सी सही है, क्योंकि माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह ही पढ़ाया जाता है। कोई अलग से बुक नहीं चलती इनकी, एक ही बुक चलती है विज्ञान की माध्यमिक कक्षाओं में। तो इसमें बी सही है और सी सही है, यानी कि जो आपका पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक यानी क्वथन तापमान माप रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। पहला है, थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना। दूसरा है, यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं। तीसरा है, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। और चौथा है, थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। तो क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना ये संकेतक नहीं है उपयुक्त। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जल का जो क्वथनांक है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य यानी वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।
पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है। तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। और चौथा है यह निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो इसमें पूछा गया है कि किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती हैं। वे 3 परख नलियां लेती हैं और प्रत्येक के 3/4 यानी 3/4 को जल से भर देती हैं। परख नलियों को ABC के रूप में अंकित करती हैं। वे परख नली A में घोंगा डाल देती हैं, परख नली B में जल पादप और परख नली C में घोंगा और पादप दोनों रख देती हैं। शिक्षिका तब शिक्षार्थियों से पूछती हैं कि किस परख नली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही हैं। पहला है पूर्व अनुमान, दूसरा है अनुमान लगाने, तीसरा है मापन और चौथा है प्रश्न उठाने। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वह है पहला विकल्प पूर्व अनुमान। ये क्या होता है? पूर्व अनुमान विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को प्राकृतिक जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों को उनके आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में और अधिक स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में भी मदद करता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले शिक्षिका ने जीवों में श्वसन पाठ पढ़ा दिया है, उसके बाद ये गतिविधि संचालित की है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, यह बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। तीसरा है, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाते हैं। तो विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में जो सही नहीं है यानी गलत है वह बताना है। तो ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं, ये गलत है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता परिलक्षित नहीं होता। पहला है, सामग्री अद्यतन है। दूसरा है, अवधारणाएं यथार्थता निरूपित हैं। तीसरा है, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। अब इसमें जो परिलक्षित नहीं होते हैं वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है, सामग्री अद्यतन है, अवधारणाएं यथार्थता निरूपित हैं। लेकिन कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है। तो सी गलत हो जाता है, ए और बी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। पहला है, यह बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। दूसरा है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है, यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। और चौथा है, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो जो टीम शिक्षण होता है
वह शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। विविध विशेषज्ञता वाले विद्यार्थियों के लाभों को टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार माना जा सकता है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है, इसमें लिखा है उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। बी विकल्प यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पणों में प्रतिबिंब की रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? पहला है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जा सकते हैं। और चौथा है विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखन की प्रक्रिया स्पष्ट की जा सकती है। तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करना है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। तो गोली दर्पण जो है ये वक्र परावर्तक सतह हैं जो प्रकाश किरणों को या तो अभिसरण या विचलन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है। पहला है विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथा है विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता, यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ये अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है, इससे परिलक्षित नहीं होता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला लिखा है तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। दूसरा है नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बार बार सही पाया गया है, तो ये सत्य है, क्योंकि तथ्य एक कथन है जिसे साक्ष्य और बार बार किए गए अवलोकन के आधार पर भी सही ही पाया जाता है, तो ये सही है। लेकिन नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बार बार सही पाया गया, ये गलत है, क्योंकि नियम एक कथन है जो प्रकृति में देखे सुसंगत और सार्वभौमिक संबंध का वर्णन करता है। यह एक सिद्धांत से अधिक निश्चित है लेकिन किसी सिद्धांत से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये गलत है। केवल ए इसमें सही है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? पहला है मानव संबंधी रोगों पर सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। दूसरा है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। तीसरा है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर चर्चा करना। और चौथा है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करना है, तो सबसे अच्छी रणनीति कौन सी होगी ये पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है। पहला है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। दूसरा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। तीसरा है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। और चौथा है रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। तो रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराना है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Yes. अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। पहला है किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। दूसरा है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। तीसरा है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। और चौथा है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो कौशल निर्देशक नहीं है पूछा गया है, तो सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना ये परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। पहला है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। दूसरा है कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। तीसरा है समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। और चौथा विकल्प है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि समय पूर्व उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। यानी विद्यार्थियों को जो संबंध बनाने की आवश्यकता है उस पर पहले से ही बल देना ये वांछनीय नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। 15 NCERT बेस्ड हैं और 15 पेडागोजी के हैं। किसी भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।